साथियों नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज हम ध्यानाकर्षण की बहुत ही अति विशिष्ट प्रश्न लेकर के आया हूं, जिन्हें आप देख करके अवश्य लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण कार्यक्रम हेतु इनमें से सबसे पहले क्या करना चाहिए? एंड लाइन परीक्षण, मिड लाइन परीक्षण, बेस लाइन परीक्षण, सुपर लाइन परीक्षण। तो सबसे पहले किया जाता है बेस लाइन परीक्षण, यानी ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल यहाँ से सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में कुल कितने प्रश्न होते हैं? 10, 15, 20, 25। तो सही जवाब है 15 प्रश्न प्राथमिक में होते हैं और उच्च प्राथमिक में 25 प्रश्न होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उच्च प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में कुल कितने प्रश्न होते हैं? इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उसमें 25 प्रश्न होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आकलन के पश्चात बच्चों का समूह कैसे बनाते हैं? प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक में 3 समूह ए, बी, सी, प्राथमिक विद्यालय में 3 एवं उच्च प्राथमिक में 4, आवश्यकता अनुसार कोई आवश्यकता नहीं, अदर। तो इसमें सही जवाब है 3। दोनों में 3-3 समूह बनाए जाते हैं, अर्थात हमारा जो ऑप्शन पहला वाला है वो बिल्कुल सही है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक में 3 समूह ए, बी, सी होते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण कार्य के पूर्व तैयारी में क्या होना चाहिए? बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, बहुत बेसिक प्रश्न है, बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है। वार्षिक परीक्षा फल, सत्र परीक्षा फल, लर्निंग आउटकम सूची, समूह निर्धारण, अधिगम स्तर सूची, समय सारणी, या फिर इनमें से कुछ नहीं। तो जब भी हमारा शिक्षण कार्य प्रारंभ हो तो सबसे पहले हमारा लर्निंग आउटकम सूची होनी चाहिए, समूह निर्धारण होना चाहिए और अग्रिम जो है अधिगम स्तर सूची और समय सारणी तैयार होनी चाहिए। इसके आधार पर हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी किस भाग में दी गई है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। जैसा कि सभी को पता है कि ध्यानाकर्षण में कुल 4 भाग हैं और चौथे भाग में जो है ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी का उल्लेख परिशिष्ट 5 में किया गया है, जिसे आप लोग, अगर बुक है सभी के पास, उसको आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पर पूरी समय सारणी आपको बताई गई। इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लर्निंग आउटकम नहीं है? यानी लर्निंग आउटकम हम अधिगम परिणाम भी उसी को कहते हैं, अपेक्षित दक्षताएं भी कहते हैं और सीखने का प्रतिफल भी कहते हैं, लेकिन उसमें परीक्षा परिणाम उसको नहीं कहते। यानी जो लर्निंग आउटकम है उसमें हम परीक्षा परिणाम नहीं कहते। ये तीनों बाकी जो लर्निंग आउटकम ही हैं, तो इसलिए यहाँ से हमारा ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, परीक्षा परिणाम। अगला हमारा प्रश्न है, लर्निंग ऐप का पता लगाने का सही समय। ऐप की जगह गैप होगा, यानी लर्निंग गैप का पता लगाने का सही समय प्रथम सत्र परीक्षा, सत्र आरंभ में, वार्षिक परीक्षा के बाद, या कभी भी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा सत्र के प्रारंभ में। यानी लर्निंग गैप का अगर पता करना है तो हमें सत्र के प्रारंभ में ही पता कर लेना है और उसी पर हमें लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए कार्य करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन एक शिक्षण तकनीक नहीं है? रोचक प्रस्तावना बिल्कुल है, बच्चों को अभ्यास के अवसर देना बिल्कुल है और शैक्षिक भ्रमण बिल्कुल है, लेकिन परीक्षा प्रपत्र नहीं है। कोई भी तकनीक में परीक्षा की बात नहीं की गई है, इसलिए यहाँ से परीक्षा प्रपत्र उत्तर हमारा हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आरंभिक परीक्षण हेतु आकलन में किस प्रकार के प्रश्न होंगे? वस्तुनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ और लिखित। तो इसमें दोनों होते हैं, वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ। तो यहाँ से तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
आरंभिक परीक्षण में प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त लर्निंग आउटकम को कहाँ चिन्हित करना होगा? प्रेरणा तालिका, प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा दक्षता, प्रेरणा प्रश्न। तो देखिए जो प्रेरणा तालिका है उसमें इसको जो है चिन्हित करना रहेगा। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, आकलन प्रपत्र में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक तथा तर्कात्मक प्रश्नों का प्रतिशत क्या होगा? 20, 50, 10, 20, 20, 50, 20, 10, 15, 45, 25, 15, 20, 50, 15, 15। तो सबसे पहले याद कर लेना है हमको, जो बोधात्मक प्रश्न हैं वो 50% रखे जाते हैं। बाकी जो प्रश्न है तर्कात्मक 10, बाकी 20-20। तो इसका मतलब यहाँ से हमारा ज्ञानात्मक है तो ज्ञानात्मक 20% हो जाएगा, बोधात्मक आपका 50% हो जाएगा, अनुप्रयोगात्मक आपके 20% और तर्कात्मक 10%। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आरंभिक परीक्षण के उपरांत कापियां चेक करने की अवधि 5 दिन में, 4 दिन में, 2 दिन में या फिर 10 दिन में? बिल्कुल सही जवाब है 2 दिन में, यानी आरंभिक परीक्षण के बाद 2 दिन के अंदर कापियां चेक हो जानी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम में इनमें से कौन से शिक्षण तकनीकी नहीं है? शैक्षिक भ्रमण है, कार्यपत्रक का निर्माण बिल्कुल नहीं है, समेकन भी है और सामूहिक कार्य भी है। तो यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण कक्षाएं किस विषय के लिए नहीं है? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, गणित। तो इसमें संस्कृत के लिए नहीं है, इसमें 4 विषय सम्मिलित हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान / सामाजिक विज्ञान, यानी यह हमारा परिवेश। तो ठीक है, यहाँ पर संस्कृत जो है हटा दीजिए, तो तीनों विषय इसमें से सम्मिलित हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण में कुल कितने चरण होते हैं? 2 चरण, 5 चरण, 3 चरण या फिर 7 चरण? सही जवाब है 3 चरण होते हैं। तो हमारा यहाँ पर 3 वाला जो है यहाँ से टिक कर लेंगे, यानी तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लर्निंग गैप यानी LG पता लगाने का फार्मूला क्या है? LG = AO - EO, LG = AO - LO, LG = EO - AO, LG = LO - AL। तो इसका सही होगा तीसरा वाला, यानी LG लर्निंग गैप = एक्सपेक्टेड आउटकम माइनस एक्चुअल, यानी जो वास्तविक होता क्या है, वास्तविक जो अधिगम स्तर होना चाहिए उसके अनुसार नहीं मिलता, तो जो कक्षानुरूप हमें अपेक्षित मिलता है, जो उसके बीच का अंतर आता है, उसी को हम लोग कहते हैं लर्निंग गैप। तो यहाँ से तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आकलन पश्चात प्राथमिक स्तर पर कितने समूह का निर्धारण होगा? 4, 5, 3, 2। इसके पहले भी प्रश्न आया था कितने भागों में बांटी जाएंगी क्लासेस, जो हमारा आकलन आरंभिक आकलन करने के बाद। तो प्रारंभिक और उच्च प्राथमिक दोनों में ही 3 भागों में बांटा जाएगा, इसलिए यहाँ से जो हमारा ऑप्शन तीसरा वाला 3 है, यानी ऑप्शन भी 3 है, यही वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान नहीं किया जाता, चिन्हित लर्निंग आउटकम बिल्कुल किए जाते हैं। ऑप्शन 5 अभी पढ़ना पड़ेगा। प्रोजेक्ट कार्य बिल्कुल किया जाता है, नवाचार का प्रयोग बिल्कुल किया जाता है, छात्रों में भिन्नता ये बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो यहाँ से हमारा जो लास्ट वाला है, छात्रों में भिन्नता, यहाँ पे हम लोग क्लिक करके अपना आंसर निकाल लेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अन्य प्रश्नों की ओर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रगति के सतत आकलन को कहा जाता है क्रियात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन, क्रियाशील आकलन या फिर स्व आकलन। तो सभी को पता है कि जो सतत आकलन होता है उसको हम लोग रचनात्मक आकलन कहते हैं। यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला हमारा बिल्कुल सही होगा, इसको हमें टिक कर देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। TLM का हिंदी रूपांतरण क्या है? शिक्षण, अधिगम सामग्री, शिक्षक, अधिगम सामग्री, तकनीकी अधिगम सामग्री, शिक्षक छात्र सामग्री। चूँकि TLM का अर्थ ही होता है टीचिंग
लर्निंग मटेरियल, यानी पहला वाला हमारा उत्तर सही हो जाएगा, शिक्षण अधिगम सामग्री। तो यहाँ से पहले वाले ऑप्शन को हम लोग टिक कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण कक्षाओं के चरण में प्रश्न पत्र का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? ARP के द्वारा, डाइट के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, स्वयं अध्यापकों द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा स्वयं अध्यापकों द्वारा। क्यों? जो विषय पढ़ाता है वही अपने आकलन प्रपत्र की तैयारी करेगा और उन्हें बनाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कुल कितनी शिक्षण तकनीकी दी गई हैं? 18, 12, 16 या फिर 24? तो सभी को इसका आंसर पता होगा, 18 शिक्षण तकनीकी दी गई है। तो ऑप्शन पहला वाला यहाँ से सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण कक्षाओं के आयोजन हेतु प्रतिदिन कौन सा कालांश लगाया जाएगा? प्रथम, द्वितीय, पंचम या फिर अंतिम? तो सही जवाब है प्रथम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिविर में प्रतिदिन कितना समय दें? 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट या फिर 50 मिनट? तो सही जवाब होगा इसका 60 मिनट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण शिविर में कितने विषयों पर कार्य किया जाएगा? 2 विषयों पर, 4 विषयों पर, 5 विषयों पर, 3 विषयों पर? इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जो ध्यानाकर्षण शिविर है मुख्यतः 4 विषय उसमें हैं, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान या फिर हमारा परिवेश। तो यानी यहाँ से 4 विषय, यानी हमारा दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण शिविर में समुदाय का सहयोग लेना चाहिए? हाँ, नहीं, पता नहीं। तो बिल्कुल जो है ध्यानाकर्षण शिविर में समुदाय का जो है हमें सहयोग लेना चाहिए। हालांकि सामुदायिक जो है सहयोग मिलता नहीं है, लेकिन लेना चाहिए। ऑप्शन पहला वाला सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, ध्यानाकर्षण के किस भाग में शिविर की अवधारणा स्पष्ट की गई? भाग 2, भाग 4, भाग 3, भाग 1 या आदर्श? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा भाग 2, यानी पहला वाला। भाग 2 में जो है ध्यानाकर्षण की संकल्पना पूरी दी गई है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ध्यानाकर्षण की शिक्षण तकनीकी नहीं है? चूँकि सभी को पता है 18 शिक्षण तकनीकी हैं, उसमें सामूहिक कार्य है, बैठक व्यवस्था भी है, सरल से कठिन की ओर भी है, लेकिन अधिगम चक्र नहीं है। तो यहाँ से अंतिम वाला जो है वो हमारा अधिगम जो चक्र है ये नहीं होगा, यानी चौथा वाला ऑप्शन पे टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित शिविर बच्चों के अधिगम स्तर में अंतर को करने में काफ़ी मदद करता है। यानी जो अंतर है वो क्या करता है? कम करता है, अधिक करता है, बराबर करता है समझाने में। तो ये अंतर जो बिल्कुल कम करता है। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम कब तक चलता रहेगा? सत्र के आरंभ में, सत्र के अंत में, कभी भी, पूरे शैक्षिक सत्र? तो पूछ रहा ध्यानाकर्षण कार्यक्रम कब तक? तो इसका सही आंसर होगा पूरे शैक्षिक सत्र में, यानी पूरे से, यानी चौथा वाला ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक ध्यानाकर्षण शिविर कितने दिनों का रखा गया है? 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन या फिर 45 दिन? सभी को पता है ध्यानाकर्षण जो शिविर हैं वो 50 दिन के लिए रखे गए। तो यहाँ से हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिविर के उपरांत क्या अलग से कक्षाएं लगाई जाएंगी? हाँ, पता नहीं, कभी नहीं, नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नहीं, क्योंकि जो हमारा पहला पीरियड होगा उसी में ध्यानाकर्षण की जो है कक्षा चलेगी। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा नहीं, क्योंकि अलग से कक्षा लगाई नहीं जाएगी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों का चिन्हांकन ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के किस भाग में वर्णित है? तीसरे में, पहले में, दूसरे में, पांचवी में? तो बच्चों का जो चिन्हांकन है वो भाग 2 में किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, आकलन पत्र किस परीक्षण हेतु बनते हैं? साप्ताहिक परीक्षा, पाश्य परीक्षा, आरंभिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा? तो सही आंसर जो आकलन प्रपत्र हैं वो हमारे आरंभिक परीक्षण हेतु बनाए जाते हैं, यानी तीसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, आरंभिक परीक्षा के पश्चात सी समूह शामिल बच्चों में लर्निंग आउटकम से प्राप्त होंगे? 3, 2
1 या फिर 0। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि जो 0 मिलेगा उसको सी में रख, जिसे 1 अंक मिलेगा उसको हम बी में रखेंगे और 2 और 3 अंक पाने वाले बच्चों को समूह ए में समाहित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आरंभिक परीक्षण आकलन प्रपत्र में कक्षा 4 में कुल कितने वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसके पहले मैं बता चुका हूँ, जो हमारा 3 से 5 होगा उसमें हमारे कुल 15 प्रश्न होंगे, जिसमें से 10 हमारे जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 5 जो है आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो उच्च प्राथमिक होगा उसमें 25 प्रश्न होंगे, 20 वस्तुनिष्ठ और 5 जो है आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो ये था हमारा आज की प्रश्नोत्तरी। आशा करता हूँ कि ये प्रश्नोत्तरी आपको अवश्य पसंद आई होगी, और अगर ये हमारी जो प्रश्नावली है आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हम इस प्रकार की वीडियो समय समय पर बनाते रहते हैं और आप तक प्रेषित करते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। पुनः मिलते हैं दूसरी वीडियो।